Hello everyone. This is class 9 physics chapter 9 force and laws of motion. So what is a force? A pull, push or a hit is a force. Pull यानी कि अपनी तरफ खींचना, push यानी कि धक्का देना और hit यानी कि कोई भी चीज को किक करना. यहाँ पे ये लड़की इसको अपनी तरफ पुश कर रही है, ये इसको आगे लेके जाने के लिए इसको पुश कर रहा है, whereas he is kicking this ball. किकिंग यानी कि हिटिंग. सो फोर्स करने से होता क्या क्या है? फोर्स करने से एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो सकती है. अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, ये जो बॉल है वो रेस्ट पे है. अब अगर मैं इसको हिट करूँगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. तो मैंने फोर्स अप्लाई किया हिट करने के लिए, तो फोर्स से मैंने इस बॉल की वेलोसिटी को रेस्ट से मोशन में ला दिया. अब मेरे पास जैसे अब एक बलून है, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये बर्स्ट हो गया. तो और अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती हूँ फोर्स से. तो फोर्स से वेलोसिटी चेंज होती है, साइज चेंज होता है और कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाया जा सकता है. फोर्स दो तरह के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. बैलेंस्ड फोर्स यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर दो इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स. यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर की गेम है. टग ऑफ वॉर की गेम में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में टीम्स होती है. जो टीम इस ऑब्जेक्ट यानी कि रोप को अपनी तरफ खींच लेती है वो टीम जीत जाती है. तो अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि यहाँ पे हमारा जो रोप है वो ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शंस में अगर इक्वल फोर्स हो, यानी कि हमारी ये जो ग्रीन टीम है वो भी 50 न्यूटन का फोर्स लगाती है, वेयरएज येलो टीम भी 50 न्यूटन का फोर्स लगाती है. तो जब ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शंस में इक्वल फोर्स है तो ये ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड फोर्स में है. इसको हम लोग एक और एक एग्जाम्पल से समझते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है जिसके आजू बाजू में स्ट्रिंग्स हैं. राइट हैंड साइड पे एक इंसान है जो इसको खींच रहा है अपनी तरफ, वेयरएज लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक इंसान है जो इस स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच रहा है. लेफ्ट हैंड साइड वाला इंसान 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, वेयरएज राइट हैंड साइड वाला भी 25 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है. तो एक ऑब्जेक्ट है, अपोजिट डायरेक्शंस में इक्वल फोर्सेस को खींचा जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड फोर्स है. अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? तो अब जैसे कि टग ऑफ वॉर की गेम है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में अनइक्वल फोर्स लगाया जाता है और जहाँ पे ग्रेटर फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे चला जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स. अब अगर जो ग्रीन टीम है वो 50 न्यूटन का ही फोर्स लगा रही है, बट येलो टीम ने अपना फोर्स इंक्रीज किया और 70 न्यूटन कर दिया, तो हमारा जो रोप है वो येलो टीम की साइड पे चला जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शंस में अनइक्वल फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे ग्रेटर फोर्स होगा ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे चला जाएगा. इसको एक और एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ये बॉक्स है, स्ट्रिंग्स है, तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अपोजिट डायरेक्शंस में जब इसको खींचा जाता है तो अनइक्वल फोर्सेस लगाया है. पहले यहाँ पे भी 25 न्यूटन था, लेकिन यहाँ पे जो इंसान था उसने अपना फोर्स इंक्रीज करके 35 न्यूटन का फोर्स लगाया. सो ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शंस में अनइक्वल फोर्स लग रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे ग्रेटर फोर्स होगा. सो नाउ अब हम लोग फ्रिक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे होता है वो समझेंगे. अच्छा, तो पहले फ्रिक्शन होता कहाँ पे है? फ्रिक्शन बॉटम ऑफ द बॉक्स और ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड के ऊपर आपने जो आप जिस चीज़ के साथ कांटेक्ट में हो उसमें. अब जैसे कि यहाँ पे एक लड़का है और ये इस बॉक्स को धक्का मार रहा है, लेकिन ये बॉक्स जा ही नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन जो मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है. तो ये जो फ्रिक्शन है ना उसका फोर्स है 20 न्यूटन और यहाँ पे जो इंसान है ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है.
फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन से कम का अगर ये फोर्स लगाएगा तो ये ऑब्जेक्ट जाएगा ही नहीं। अब ये इसको और तेजी से मतलब और हार्डर पुश करता है तो वो 20 न्यूटन पे आता है। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अपोजिट डायरेक्शंस में उसको खींचा जा रहा है और इक्वल फोर्सेस है, तो यानी कि ये एक बैलेंस्ड फोर्स है। अब ये और धक्का मार रहा है और ये 25 न्यूटन पे आ गया। तो एक ऑब्जेक्ट है, अपोजिट डायरेक्शंस में उसको खींचा जा रहा है अनइक्वल फोर्स से, अनइक्वल फोर्सेस को खींचा जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स है। सो दिस इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। सो नाउ जो ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है जहाँ पे पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, जहाँ पे उसका नेट एक्सटर्नल फोर्स होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक कार है, इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो है 25 न्यूटन और इस कार का जो फोर्स है वो भी है 25 न्यूटन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है जहाँ पे इसका पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के दोनों सेम है, जिसकी वजह से इसका जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। पर अगर इसका जो पुशिंग फोर्स है उसको हम लोग अगर इंक्रीज करके 45 न्यूटन पे डाल दे तो ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स बन जाएगा, जिसकी वजह से ये कार मूव करने लगेगी क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गई है। तो इसका मतलब हमें ये समझ आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोगों को मूव करना है तो उसके लिए हम लोगों को अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत होगी। हम लोग उस ऑब्जेक्ट को तब तक मूव कर सकते हैं जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है। सो जो ऑब्जेक्ट है, अब जैसे कि मेरी जो कार है वो मूव कर रही है, अब मुझे उसको रोकना है तो मैंने 0 न्यूटन का फोर्स डाल दिया, मतलब फोर्स डाला ही नहीं, छोड़ दिया कार को, तभी भी ये कार मूव करेगी, फिर आके वो स्टॉप होएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर पहले की भी वेलोसिटी होती है फिर वो स्टॉप होती है। आप अगर जैसे बाइसाइकिल को चलाते हो तो उसमें आप पेडलिंग करना छोड़ देते हो लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे बंद होती है ना, स्लो डाउन धीरे धीरे होती है। वैसे ही कार में भी जो 0 न्यूटन है तो वो धीरे धीरे स्लो होके स्टॉप हो जाएगी हमारी कार। सो अब आते हैं हम लोग लॉज ऑफ मोशन पे। तो लॉज ऑफ मोशन से पहले हम लोग एक गैलीलियो गैलीली की एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो इस गैलीलियो गैलीली इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या किया, 2 इंक्लाइंड प्लेन्स को अपोजिट डायरेक्शंस में रखा, इन दोनों की हाइट सेम थी। इसने एक मार्बल लिया और इसको फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन से नीचे गिराया, तो मार्बल दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे जाके ऊपर आ गया। तो इसने ऐसा समझा कि मैं जिस हाइट से इसको फेंकता हूँ वो उसी हाइट पे उसको वापस इंक्रीज कर लेता है। जैसे ये मार्बल को हम लोगों ने गिराया तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अब इसकी वेलोसिटी तब तक डिक्रीज होएगी जब तक ये उसी हाइट का जो वेलोसिटी है उसको वापस अटेन नहीं कर लेता। अब उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने ना वापस 2 इंक्लाइन प्लेन लिए, पर जो फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन था उसका हाफ उसने सेकेंड पे साइड पे रखा। उसने सेम मार्बल को गिराया तो जो मार्बल है वो दूसरे साइड पे गिर के वापस नीचे आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी जितनी हाइट है इस मार्बल को उतनी ही इसमें भी गेन करनी थी और ये तो इसका हाफ था, तो ये पहले यहाँ से इंक्रीज किया और वो तब तक उसमें इस मार्बल में तब तक उतनी वेलोसिटी रहती जब तक वो उनको डिक्रीज नहीं कर लेता। फिर गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, इसने सेकेंड इंक्लाइनेशन रखा ही नहीं, सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन रखा ही नहीं और इसने उस मार्बल को गिराया। अब ये जो मार्बल है वो तब तक स्टॉप नहीं होता जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता, तब तक वो मूव ही होता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। फिर इस आइडिया पे आइजैक न्यूटन ने स्टडी किया
और उसने फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकाला, which states that an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन पे तो वो यूनिफॉर्म मोशन पे ही रहेगा, अनलेस जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाता। एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। अब यहाँ पे मेरे पास एक कार है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगी, अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स रखा गया हो। अब एक और एक चीज होती है जैसे हम लोग इनर्शिया कहते हैं, वो भी सेम ही होती है। वो एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है जो ये बताती है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये तो वही हो गया जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहती है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहिए, और अगर मोशन पे तो मोशन पे ही रहना चाहिए। वेयरएज लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहना चाहिए, और अगर मोशन पे है तो मोशन पे ही रहना चाहिए। सो अब हम लोग थोड़े बहुत एप्लीकेशंस देखते हैं इनर्शिया के। सो when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly, we tend to fall backwards. This is because the sudden start of the bus brings motion to the bus as well as to our feet in contact with the floor of the bus. But the rest of our body opposes this motion because of its inertia. तो अब यहाँ पे एक पैसेंजर है जो इस बस में खड़ा है, और अब ये जो बस है वो सडनली मूव होती है, तो इसके जो पैर है वो बैकवर्ड्स की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो बस का जो फ्लोर है और इसके पैर कांटेक्ट में है बस के साथ, तो वो पीछे की तरफ जाते हैं। वेरस उसकी जो अपर बॉडी है वो एज इट इज ही रहती है, क्योंकि वो इनर्शिया को अपोज करती है, इसलिए वो एज इट इज ही रहती है। अब जब हम लोग कोई एक कार से एक हाई स्पीड टर्न लेते हैं तो हम लोग ना उस साइड पे गिरते हैं जहाँ से हम लोगों को अनबैलेंस फोर्स मिला है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अब यहाँ पे जैसे कि एक कार है और इसने एक यू टर्न मारा, यानी कि एक हाई स्पीड टर्न मारा, ये भी समझ लेते हैं, एक हाई स्पीड टर्न मारा, तो हम लोग उस साइड पे गिरते हैं जहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो कार है उसका जो इंजन है वो डायरेक्शन चेंज करता है उस मोटर कार का, जिसकी वजह से हम लोग अनबैलेंस फोर्स की वजह से हम लोग साइड पे गिरते हैं। सो इनर्शिया ना एक नेचुरल टेंडेंसी है कोई भी ऑब्जेक्ट की जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को बदलने से रोकती है। अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, और मोशन पे है तो मोशन में ही रहेगी। और जो मास होती है ना ऑब्जेक्ट की, वो मेजर होती है इनर्शिया की। अब जैसे कि मेरे पास एक बॉल है और एक स्टोन है, मैं अगर इस बॉल को 25 न्यूटन से किक करूं तो ये दूर तक जाएगी, और इस स्टोन को 25 न्यूटन से किक करूंगी ना तो बस ये साइड पे यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्टोन की जो मास है वो ज्यादा है इस बॉल से। मास यानी कि वेट, तो इसकी जो मास है वो इस बॉल से बहुत ज्यादा है, तो इनर्शिया में मास भी बहुत वैरी करता है, तो इसलिए इसकी जो इनर्शिया वो ज्यादा होगी। एक और एक एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास एक 5 रुपये का कॉइन है और एक 1 रुपये का कॉइन है। मैंने ये जो 5 रुपये का कॉइन है उसको मैंने 2 न्यूटन के फोर्स से इसको फ्लिक किया। फ्लिक यानी कि जब ये भी आप कैरम खेलते हो तो आप स्ट्राइकर को फ्लिक करते हो, तो मैंने वैसे ही इसको फ्लिक किया, तो ये थोड़ी सा ही मतलब थोड़ा ट्रैवल किया है इसने और फिर वो रुक गया। मैंने 1 रुपये के कॉइन को 2 न्यूटन के फोर्स से फ्लिक किया, ये दूर तक जाके ट्रैवल किया और फिर रुका। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 रुपये का कॉइन का जो मास है वो ज्यादा है, इसलिए इसमें इनर्शिया भी ज्यादा होती है।
इनर्शिया यानी कि ये रेस्ट है तो रेस्ट पे ही रहता है और मोशन पे है तो मोशन में ही रहता है। तो इसलिए 5 रुपये के कॉइन में इनर्शिया ज्यादा होगी क्योंकि इसमें मास ज्यादा है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। डू शेयर, comment, and subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.